हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज़ मार्केट एंड ट्रेडिंग मेंबरशिप का पार्ट 6 बना रहे हैं। तो हमने जो हमारा चैप्टर है उसमें से हम अपने पेज नंबर 37 पे थे, तो हम वो खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना, एक मिनट में टॉपिक निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखो अपना टॉपिक कहाँ गया, हमारा खो गया क्या, नहीं रहा। अच्छा ठीक है, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी टू बी आ सब ब्रोकर। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम कहाँ से पढ़ेंगे, आज हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सब ब्रोकर। यानी कि अब ठीक है, हमें पता चल गया सब ब्रोकर कौन होता है, फिर हमें ये भी पता चल गया कि एलिजिबिलिटी क्या होती है सब ब्रोकर बनने के लिए, कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जो हमें फुलफिल करने पड़ेंगे। लेकिन अब सब ब्रोकर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो हमें यहाँ पे आज पढ़ना है। तो अपना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दिया है, व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर सब ब्रोकर। यानी कि वो सब ब्रोकर बनने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या होता है, वो हमें यहाँ पे पता करना है। तो देखो आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसे। तो क्या दिया है, नो सब ब्रोकर इज अलाउड टू बाय सेल और डील इन सिक्योरिटी अनलेस ही और शी होल्ड a certificate of registration granted by SEBI. Sub-broker are required to obtain certificates of registration from SEBI in accordance with SEBI Stockbroker and Sub-broker Rules and Regulation 1992, without which they are not permitted to buy, sell or deal in security. SEBI may grant a certificate to a sub-broker subject to the condition that। अच्छा देखो, जो भी हमारा सब ब्रोकर होता है ना, या फिर जो हमारा स्टॉक ब्रोकर होता है, इनमें से कोई सा भी, अब इन दोनों के पास ही क्या होता है, जो सेबी है वो क्या कराती है, इन्हें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाते हैं हमारे सब ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर, तो सेबी ने सर्टिफिकेट देती है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि एक रियल सब ब्रोकर कौन है और एक फ्रॉड सब ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर कौन है। तो इनके पास क्या होना चाहिए, अगर देखो अगर स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर पास उनका सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो किसी भी सिक्योरिटी को बाय, सेल और डील नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी भी सिक्योरिटी में डीलिंग उनकी परमिटेड नहीं होगी। आप उनसे वैसे करवा तो सकते हो। अब सोचो आप एक फ्रॉड इंसान को पकड़ लो, वो मना थोड़ी ना करेगा कि मैं आपका काम नहीं करूँगा। अब हाँ, बट वो आपको चूना लगा के चला जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ में बोला है कि अगर जो हमारा एक ऑथोराइज जो सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर है, अगर उसके पास रजिस्ट्रेशन, जैसे अगर वो रजिस्टर करता है और अगर वो सिलेक्ट हो जाता है, तो अगर वो सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बनता है, तो सेबी क्या करती है, सेबी उसे अपनी तरफ से क्या करती है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है ताकि क्या हो, ताकि ये हमारा एक रजिस्टर्ड सब ब्रोकर बना रहे। और देखो ये क्या होता है, विदाउट इस सर्टिफिकेट के जो है, जो हमारे सब ब्रोकर और स्टॉक ब्रोकर हैं, वो कोई भी डीलिंग सिक्योरिटीज़ में नहीं कर सकते हैं, इसके बिना परमिटेड नहीं है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। अब देखो कुछ यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखी हैं, तो वो हम कंडीशंस देख लेते हैं। तो देखो पहली क्या दिया है, ही शुड पे द फीस इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अब देखो यहाँ पे कंडीशंस क्या है कि जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो एज अ सब ब्रोकर, तो आपको अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको यहाँ पे कुछ कंडीशंस जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला क्या है कि आपको एक प्रिस्क्राइब मैनर में एक फ़ी पे करनी पड़ती है। जैसे कि आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो स्कूल की भी तो फीस पे करते हैं ना, कि हाँ हम हर महीने यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसकी फ़ीस आ रही है हमारी। तो इसी तरह से जो अगर आप सब ब्रोकर एक्सचेंज में, जब स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एक फ़ी अमाउंट, एक अमाउंट जो है वो आपको एज अ फ़ी फीस के तौर में आपको देनी पड़ती है। ठीक है। सेकंड दिया है, ही शुड टेक एडुकेट स्टेप फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ द इन्वेस्टर विद इन 1 month ऑफ डेट ऑफ द रिसीप्ट, और क्या दिया गया, ऑफ द कंप्लेंट एंड कीप सेबी इन्फॉर्म अबाउट द नंबर, नेचर एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द कंप्लेंट रिसीव। यानी कि हाँ, जो हमारा स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर है उसको क्या करना है, जो भी ग्रीवेंसेस में, जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड, जो भी क्लाइंट से रिलेटेड जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो सारी 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो भी कंप्लेंट है ना, जो भी हमारे सब ब्रोकर के पास में है, वो 1 महीने के अंदर अंदर जो हमारा सब ब्रोकर है उसे क्या करना पड़ता है, सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है सारी चीज़ों के बारे में, कि मतलब क्या परेशानी है, क्या कंप्लेंट आई है, लोगों को क्या परेशानी हो रही है ना, क्या किस तरह से क्लाइंट हमारा मतलब जो है उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो डील नहीं कर पा रहा सिक्योरिटी में, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। और जो भी कंप्लेंट है वो हमें क्या करने पड़ती है, सेबी के सामने रखनी पड़ती है। ऐसी पॉइंट में दिया है, क्या दिया है, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशन द सब ब्रोकर शुड ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ सेबी टू कंटिन्यू टू बाय, सेल और डील इन सिक्योरिटी इन एनी एक्सचेंज। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी चेंजेस हमारे स्टॉक मार्केट में आते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर बदलते हैं, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारा चेंज होता है, कोई भी चीज़ अगर हमारी चेंज हो रही है हमारे एक्सचेंज से रिलेटेड, तो जो हमारा सब ब्रोकर है वो ऐसा नहीं कि हाँ अपनी मर्जी से ऐसा हो गया ना तो ठीक है ऐसा कर लेता लो। ठीक है, ऐसा नहीं होता। कि इसमें क्या होता है, सब ब्रोकर को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सेबी से अपनी परमिशन लेनी पड़ती है कि मैम या सर, जो भी वहाँ के लोग होते हैं, जो भी अथॉरिटीज़ होते हैं, उन सबसे पूछना पड़ता है कि अब यहाँ पे तो ये चेंजेस आ गए हैं, है ना, इस सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो अब मैं इसमें किस तरह से काम करूँ। अगर जो सेबी है, अगर वो क्या करता है, परमिशन दे देता है, तो फिर वो क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटी में डीलिंग, बाय, सेल, ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है,
अब देखो हमारा लास्ट पॉइंट हमें रखा है, he should be authorized in writing by a stockbroker being a member of a stock exchange for affiliating himself in buying, selling और dealing in securities। यानी कि जो हमारा पर्सन क्या है, सब ब्रोकर बन रहा है, तो उसे क्या करना है, he should be authorized in writing by stock broker। ठीक है, यानी कि उसे जैसे कि कहते हैं ना, लिखित में हमारे पास में होना चाहिए एक प्रूफ, एज अ प्रूफ। तो इसी के पास ऐसा जो हमारा सब ब्रोकर है वो भी क्या होना चाहिए, उसके पास एक रिटर्न यहाँ पे एक ऑथोराइजेशन होनी चाहिए कि एज अ सब ब्रोकर वो यहाँ पे क्या है, एक मेंबर की तरह यहाँ पे काम करेगा और यहाँ पे बाय सेलिंग और डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ में हमारे लिए हेल्प करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कोई फ्रॉड आदमी है और ये कोई भी ऐसी फ्रॉड या फिर इन्वेस्टर्स के साथ में धोखाधड़ी करके चला जाएगा। वो क्या है, उसका एक रिटर्न ऑथराइजेशन हमारे पास होता है कि हाँ ये स्टॉक ब्रोकर जो है या फिर जो सब ब्रोकर है ये क्या करेगा, हमारे लिए सिक्योरिटीज़ की बाय सेलिंग और डीलिंग में काम करेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। अब देखो आगे क्या दिया है, द एप्लीकेंट सब ब्रोकर शुड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द स्टॉक एक्सचेंज विद द रिकमेंडेशन ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर। आफ्टर वेरीफाइंग द डॉक्यूमेंट्स द स्टॉक एक्सचेंज में forward the document to the applicant sub-broker to SEBI for registration. A sub-broker can trade in the capacity after getting himself registered with SEBI. The exchange may not forward the application of the sub-broker to SEBI for registration if the applicant dealt with fake, false, stolen और काउंटरफेट एक्सेट्रा शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ इन द मार्केट। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म दिया कि हाँ ये मैं हूँ और ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मैंने अटैच कर दिए हैं। अभी मैंने आगे पास करवा दिया, अब ज़रूरी तो नहीं है ना, अब देखो मैंने हाँ पास तो करवा दिया। अब जो मेरा जो सब ब्रोकर के लिए जिसमें इंसान ने, जो भी एप्लीकेंट है जिसने भी अप्लाई किया है, अगर वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर होते हैं वो क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को जाके रिकमेंड करेगा कि हाँ जी ये मेरा देखो ये है, आप इसे देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब जो ट्रेडिंग मेंबर है वो आगे इन सारी चीज़ों को भेजवा देता है और जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या करता है, वो चेकआउट करता है कि हाँ सारी चीज़ें हैं, क्या ये इंसान स्टॉक ब्रोकर बनने के लायक है या नहीं है। अगर वो सेबी जो है अगर उसे अप्रूवल दे देती है कि हाँ ये सब ब्रोकर बन सकता है तो फिर वो बन जाता है। लेकिन अगर क्या होता है, अगर हमें पता चलता है, अगर एक्सचेंज को ऐसा लगता है कि ये जो सब ब्रोकर बनने के लिए आया है ये क्या है, ये कोई फेक पर्सन है, इसने कोई चोरी चकारी कर रखी है या फिर ये काउंटरफेट या फिर फॉर्ज्ड, यानी कि ये भी क्या है, ये कुछ मतलब घपला मामला है इसमें, ये आदमी जो है ठीक नहीं है, ये थोड़ा फ्रॉड टाइप कर सकता है लोगों के साथ, तो उसे क्या है, उसे फिर यहाँ पे जो है आगे उसकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाता, एज अ सब ब्रोकर उसे यहाँ पे चूज़ नहीं किया जाता है। तो ठीक है, आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है। अगर सेबी ने आपको आगे क्या कर दिया, फॉरवर्ड, मतलब अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या करता है, आगे फॉरवर्ड कर भी सकता है आपकी एप्लीकेशन को और नहीं भी कर सकता। अगर आप पास हो जाते हो तो आप एज अ सब ब्रोकर बन जाते हो, लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हुई या फिर जो सेबी है उसने आपको मना कर दिया एज अ सब ब्रोकर बनने के लिए, तो आप जो है सब ब्रोकर नहीं बन पाते। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे देख लेते हैं, आगे क्या दिया हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस दे रखा है, व्हाट इज़ प्रोसेस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखो जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि देखो सब ब्रोकर बनना कैसे, सबसे पहले पढ़ा कि सब ब्रोकर है क्या, फिर हमने पढ़ा क्राइटेरिया क्या है, फिर हमने पढ़ा कि सब ब्रोकर बने कैसे। लेकिन अब हमारा मन है कि अब हम सब ब्रोकर नहीं बनना चाहते, हमारा क्या है, हम कैंसिलेशन दे रहे हैं, हम नहीं कर सकते, हम रजिस्ट्रेशन जो हमने करी है अब हम उसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो अब वो हम किस तरह से कर सकते हैं, तो देखो इन केस ऑफ ट्रेडिंग मेंबर सब ब्रोकर इंटेंड टू कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एज अ सब ब्रोकर, द सब ब्रोकर इज रिक्वायर्ड टू द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि अब कोई सब ब्रोकर है जिसने अपना सारी एप्लीकेशन जो है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो दे दिए सेबी को, अब वो ऐसा उसने रजिस्टर कर दिया एज अ सब ब्रोकर के लिए, लेकिन अब वो जो अगर कैंसिलेशन चाहता है तो उसके लिए उसे ये कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो उसे यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो अब देखो एक मिनट, अब इसे क्या कर लेते हैं, हम इन स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या दिया है, एक मिनट, सबसे पहला स्टेप हमें दे रखा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट लेटर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर फॉर सरेंडर ऑफ स्टॉक ऑफ सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन ऑन द लेटर। अच्छा ठीक है, अब जो आप लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो अपने स्टॉक एक्सचेंज को, तो उसके टॉप पे जैसे हम टॉपिक्स लिखते हैं ना कि जैसे कि अब जब आप अपना लेटर देते हो तो जैसे हम सब्जेक्ट में लिखते हैं ना कि ये वाली चीज़ हमें लीव चाहिए 2 दिन की, या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, या फिर हमारी तबीयत ख़राब है इसलिए हम इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमें अपने लेटर में लिखते हैं ना सारी इन्फॉर्मेशन कि हम क्यों ये एप्लीकेशन आपको दे रहे हैं, इसका मोटिव क्या है इस एप्लीकेशन का। तो इसी तरह से जो ट्रेडिंग मेंबर है जब वो क्या कर रहा है, सब ब्रोकर बनने के लिए अपना कैंसिलेशन लेटर यहाँ पे दे रहा है, तो सबसे पहले उसे रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है अपने लेटर के टॉप पे कि वो क्या है, एज अ सब ब्रोकर यहाँ पे अब क्या कर रहा है, अब वो अपनी कैंसिलेशन ऑर्डर यहाँ पे सारी की, यानी कि कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, अपनी जो उसकी रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल करवा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप है, ये आपको लिखना है। उसके बाद अंडरटेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि अब उसे यहाँ पे क्या लिखना है, अब जो आपका लेटर है ना, ये टॉपिक्स का आपको अपने टॉप पे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है, एक मिनट मेरा पेन,
सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि आपको लिखना है, यानी कि देखो अब आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपको पहले ही इन्होंने दे दिया है कि जैसे अगर आपका जो लेटर है, एक मिनट समझो, ये आपका लेटर है, ठीक है। अब इस लेटर के टॉप में ही आपको लिखना है कि एज अ ट्रेडिंग मेंबर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सरेंडर कर रहे हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि रिक्वेस्ट लेटर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर फॉर सरेंडर, तो ये सबसे पहले आपको लिखना है। दूसरे में आपको लिखना है क्या है, दूसरा लाइन आपको लिखनी है अंडरटेकिंग फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर। तो आप यहाँ पे जो सेकंड लाइन लिखोगे अपने लेटर में वो क्या लिखोगे, अंडरटेकिंग एज अ ट्रेडिंग मेंबर फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर, ये आपने सेकंड लाइन लिखनी। अब तीसरा क्या बोला है, एप्लीकेशन फ्रॉम सब ब्रोकर फॉर सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन if the sub broker is traceable. If the sub broker is not non traceable, then a copy of termination notice served to be to the sub broker along with the proof of delivery of the along with the proof of delivery by the trading member। तो देखो थर्ड जो पॉइंट है इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें बोला है कि अगर देखो जो हमारा सब ब्रोकर है अगर वो क्या करता है, सरेंडर करता है ना, एप्लीकेशन अगर वो दे रहा है फॉर सरेंडरिंग हिज रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे जो हमारा सब ब्रोकर अगर ट्रेसेबल है तो उसे अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। यानी कि अगर हम उस सब ब्रोकर को ट्रेस कर सकते हैं तो अगर हमने उसे ट्रेस कर लिया तो वो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ती है एक्सचेंज को। लेकिन अगर जो हमारा सब ब्रोकर है वो नॉन ट्रेसेबल, यानी कि हमें अभी पता नहीं है कि वो यहाँ पे है कहाँ पे, तो यानी कि हमें क्या है वो नॉन ट्रेसेबल है, तो उसके टर्मिनेशन की सिर्फ एक नोटिस जो है, उसका टर्मिनेशन नोटिस की एक कॉपी चल जाएगी। फॉर एग्जांपल कि ये जो पर्सन है इसे मैं जानती हूँ और मैं इससे कहूँगी कि चल अब तू मेरे को क्या देगा, एप्लीकेशन देगा अगर तू सरेंडर करना चाहता है। लेकिन ये जो दूसरा इंसान है इसे मैं नहीं जानती और मुझे पता भी नहीं है कहाँ पे, तो मैं क्या बोलूँगी, अगर आपको टर्मिनेशन लेटर देना ही है तो आप क्या करो, मुझे इसकी एक कॉपी ला के दे दो, आपको इतना यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसे ट्रेस इंसान को नहीं कर सकते तो उसकी कॉपी भी काम आ जाती है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आगे क्या दिया है, फोर्थ पॉइंट में हमें दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ टर्मिनेशन, ये पेन की थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ टर्मिनेशन नोटिस एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द एक्सचेंज फॉर सरेंडर द ब्रोकर रजिस्ट्रेशन शुड बी 30 डेज और मोर। यानी कि आप देखो कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया, ठीक है, आप ऐसा सब ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब दूसरा आपने यहाँ पे आप अपना दूसरा लेटर दे रहे हो, अपना यहाँ पे दूसरा कौन सा लेटर दे रहे हो, ओहो मेरा सर्कल मिट गया, ये आपने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराया, दूसरा लेटर आप यहाँ पे अपना दे रहे हो कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा रहे हैं। तो देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 30 डेज या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज रजिस्ट्रेशन कराया और कल आपने उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा दिया, तो ऐसा नहीं होता। फिफ्थ में दिया है कॉपी ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन इंटीमेटिंग द इन्वेस्टर जनरल पब्लिक ऑफ द सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सब ब्रोकर एंड नॉट टू डील विद सच सब ब्रोकर इशूड इन द लोकल न्यूज़पेपर विद सर्कुलेशन, एक मिनट इसे इरेज कर लेते हैं, विद सर्कुलेशंस वेयर द, अच्छा ठीक है ये हमारा हो गया, फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट हो गया। सिक्स देख लेते हैं, सिक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। क्या दिया है फिफ्थ में, बोला है कि देखो जब हमारा एक सब ब्रोकर क्या है वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा देता है तो उस सब ब्रोकर के साथ में हम जो अपनी डील है उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसने क्या कर दिया, उसने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करा दिया है, तो इसलिए हम उसके साथ क्या है डील आगे नहीं कर सकते। सिक्स पॉइंट हमें दिया है द सब ब्रोकर प्लेस्ड, क्या दिया है, द सब ब्रोकर प्लेस ऑफ वर्क इज सिचुएटेड, द कंटेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट शुड बी इन इंग्लिश। यानी कि अब जो हमारा सब ब्रोकर है वो क्या है, मतलब वो उसका जो प्लेस ऑफ वर्क है, अब क्या कर दिया उसने, वो तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड नहीं है, उसने अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा लिया है। तो यहाँ हमें सिक्स पॉइंट में क्या दे रखा है कि जो हमारा सब ब्रोकर है उसकी जो वर्क जहाँ पे वो काम करता है उसके बारे में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो पता होना चाहिए लोगों को, क्योंकि अब वो सब ब्रोकर क्या हो गया, वो जो हमारा सब ब्रोकर था उसने क्या रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो ऐसा ना हो कि लोग उसके घर जाके अब यहाँ पे अपना काम करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। सेवंथ में दिया है सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द ब्रोकर इज ओरिजिनल। यानी कि एक मिनट में सीरियस करती हूँ, गंदा लाइन खींच दिया मैंने। देखो अब यहाँ पे जो हमारा सभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना जो सब ब्रोकर के पास होता है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो उससे कोई आपको फोटोकॉपी ला के दे दे, है ना। तो जो हमारा सभी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है वो सब ब्रोकर के पास कौन होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। क्योंकि देखो अब ओरिजिनल नहीं होगा, और जैसे कि अगर आप सरेंडर कर रहे हो, आप कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन दे रहे हो, मतलब अपनी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हो, तो आपको क्या अपना सर्टिफिकेट जब आपको सबमिट करना होता है तो ऐसा तो नहीं ना कि वो फेक सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपने पास रख लेंगे, तो इसलिए आपको जो सर्टिफिकेट है वो कहना चाहिए ओरिजिनल होना चाहिए। लेकिन इन केस, एट्थ पॉइंट हमें दिया है, इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, FIR कॉपी अलॉन्ग विद द एफिडेविट मस्ट बी सबमिटेड टू सेबी इन द रिगार्ड ऑफ, अच्छा ठीक है। इसमें मैं क्या बोला है, इसमें मैं बोला है कि देखो अगर आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट था अब वो कहीं खो गया, है ना, अब
खो गया तो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब तो कहीं चला गया, अब हम क्या करें। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, सेबी तो अभी भी मांगेगा अपना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे कि आपका 10th का रिजल्ट खो जाता है या फिर कोई भी रिजल्ट अगर आपका खो जाता है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपका खो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, FIR करवा के आप क्या करा सकते हो, अपना जो रिजल्ट है या फिर जो भी आपकी चीज़ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपका खोया है वो अपना कोर्ट से वापस ला सकते हो। तो इसी तरह से अगर आपका जो अगर सेबी का जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है अगर वो आपका खो गया तो आप FIR कॉपी के साथ क्या कर सकते हो, अपना एफिडेविट जो है वो सेबी को सबमिट कर सकते हो। तो अगर आपका ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, अपना सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हो। 9th हमें दिया है, यहाँ पे 9th क्या दे रखा है, 9th हमें दे रखा है, अरे 9th दिया है हमें, एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द सेबी दैट सेबी हैज़ नॉट टेकन इनिशिएटेड any action like inquiry proceedings, cancellation, suspension of registration, debarred, administrative warning, or prohibited from dealing in security market, impose penalty after inquiring, adjudication, prosecution etc against the sub broker। यानी कि अब जो हमारा अंडरटेकिंग फ्रॉम द मेंबर ऑफ सेबी, अरे क्या बोल रही हूँ मैं, एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द मेंबर दैट सेबी हैज़ नॉट टेकन। यानी कि इसमें क्या बोला है कि देखो अभी जितने भी हमारे ये जो अपने यहाँ पे ये स्लैश दे रखा है ना, ये सब, ओह मेरा पेन, इसमें हमें क्या बोला है कि देखो अगर जो, मैं इसे रफ करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। इसमें बोला है कि जैसे कि अगर हमारा जो सेबी का मेंबर है, कोई भी मेंबर हो सकता है, वो जो हमारा स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर कोई भी हो सकता है, अगर वो क्या है अगेंस्ट द, अब देखो जो सेबी है वो क्या कर रही है, वो यहाँ पे कैंसिलेशन दे रही है क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया है, तो उसके खिलाफ में अगर वो बंदा क्यों कैंसिलेशन दे रहा है, अब वो कुछ गलत करके भी तो ऐसे मतलब अपना पत्ता काटने के लिए भी तो हमें कैंसिलेशन दे सकता है ना, तो इसलिए उसकी सारी इंक्वायरी की जाती है, सब कुछ चेकआउट किया जाता है कि कहीं ये बंदा कोई डीलिंग में कोई परेशानी करके या कोई फ्रॉड करके तो नहीं भाग रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेकआउट करके स्टॉक ब्रोकर के अगेंस्ट में सारी चीज़ें चेकआउट की जाती हैं कि ये पर्सन मतलब कैंसिलेशन दे क्यों रहा है, इसका कोई कारण जो है वो हम जानना चाहते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ पे क्या होता है, सेबी सारी इंक्वायरी करती है। 10th में दिया है पैन कार्ड ऑफ द स्टॉक ब्रोकर ट्रूली सर्टिफाइड बाय द ट्रेडिंग मेंबर, यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उसका जो पैन कार्ड है वो क्या होना चाहिए, ट्रूली यहाँ पे सर्टिफाइड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दिया। और जो मतलब देखो जो पैन कार्ड होता है ना वो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, तो पैन कार्ड जो है वो क्या होना चाहिए, ट्रूली यानी कि सही तरीके से सर्टिफाइड होना चाहिए बाय ट्रेडिंग मेंबर। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो प्रोसेस है फॉर कैंसिलेशन क्या है, कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे देख लेते हैं, हाउ डू यू डिस्क्राइब द ब्रोकर क्लाइंट रिलेशन। तो अब जो हमारा ब्रोकर और क्लाइंट है उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसे हम किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। देखो यहाँ क्या दिया है, व्हाट आर द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। तो अब देखो ये जो ब्रोकर और क्लाइंट है, अब ये कोई एक दूसरे के घर पर चाय पानी तो जाके पियेंगे नहीं और उसके बाद कोई रिश्ता तो बनाएंगे नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे इनका जो मतलब जो इनका रिलेशन है वो हमें कैसे बताना है, कि सबसे पहले में दिया है व्हाट आर द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स। अब ये डॉक्यूमेंट्स के थ्रू एक दूसरे को जानता है पहचानता है, बस और कुछ नहीं, चाय पानी इनका सिस्टम नहीं होता, है ना। इसमें क्या है, अब देखो पहले पढ़ लेना क्या दिया है, द ट्रेडिंग मेंबर TM इज रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय NSE विद द क्लाइंट बिफोर एक्सेप्टिंग ऑर्डर ऑन लेटर बिहाफ। द एग्रीमेंट इज एग्जीक्यूटेड ऑन non-judicial stamp paper of adequate value duly signed by both the parties on all the pages. Copy of the agreement has to be kept with the TM permanently. The agreement should contain all the clauses mentioned in uniform documentary requirements UDR. Stockbroker may incorporate any additional clauses in these documents provided these are not in conflict with any of the clauses in the model documents, and also the rules, regulation, articles, bylaws, circulation, directives and guidelines. There should be segregation of mandatory and voluntary documents, causes pertaining to client registration in separate dockets, complaints of documents in case of internet trading in additional to clauses mentioned in UDR. The client has to mention clauses pertaining to इंटरनेट ट्रेडिंग। हे राम, इतना बड़ा पैराग्राफ बिना रुके। देखो क्या दिया है इसमें, कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट, एक मिनट मेरा पेन, यहाँ पे हमें दिया है कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उसे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक जो एग्रीमेंट है उसे एंटर करना पड़ता है। यानी कि NSE क्या करता है, जो NSE है वो क्या करता है, अपना जो उसका ट्रेडिंग मेंबर है और जो क्लाइंट है उन दोनों के बीच में क्या कराता है, एक एग्रीमेंट करवाता है। इतना गंदा कर देती हूँ मैं, सर्कल बना के। देखो जो ट्रेडिंग मेंबर है उसे क्या करना पड़ता है, एग्रीमेंट में यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उसे देनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो NSE है वो क्या करता है, क्लाइंट बिफोर एक्सेप्टिंग, हाँ तो यानी कि जो एग्रीमेंट होता है ना वो यहाँ पे क्लाइंट और ट्रेडिंग मेंबर के बीच में किया जाता है, ताकि ये दोनों आपस में कोई भी
कन्फ्लिक्ट खड़ा ना कर दें और ये दोनों एक दूसरे के क्या रहे, एक दूसरे के प्रति यहाँ पे इन दोनों में एक एग्रीमेंट रहे कि हाँ इन दोनों को ही पता रहे कि हाँ मैं इसके साथ डीलिंग कर रहा हूँ और ये आदमी मेरे साथ डीलिंग कर रहा है और ये कोई आपस में घपला ना मचा दे, आपस में लड़ाई ना कर बैठे। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट करवाया जाता है कि हाँ आप दोनों सहमति से साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या दिया है। अब देखो दोनों ही क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन की रजामंदी होती है, नहीं, दोनों लोगों की जो है रजामंदी होती है। दोनों लोग क्या करते हैं, दोनों पार्टीज ही क्या करती हैं, जो भी उनका एग्रीमेंट बनता है उनके सभी पेजेस पे साइन करती हैं, है ना। और इसी तरह से आगे जो है, जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है उसके पास में जो एग्रीमेंट है ना, इसकी कॉपी परमानेंटली होनी ही चाहिए। वो हमेशा अपने पास इस एग्रीमेंट की कॉपी को रखता है ताकि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो तो वो अपना दिखा सके कि हाँ जी हम दोनों की रजामंदी से हम दोनों ये काम कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट खड़े करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आगे क्या दिया, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी सेबी के तहत निर्धारित किए गए हैं, जो एनएससी ने यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लिए बना रखे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, ये एग्रीमेंट जो है दोनों के जो है दोनों क्लाइंट और जो ट्रेडिंग मेंबर दोनों के बीच में बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम आगे कहते हैं, अब एक जो एग्रीमेंट है ये देखो ये रहा, अंडर, एक मिनट इरेज करते हैं, अंडर नो योर क्लाइंट KYC रिक्वायरमेंट्स द ट्रेडिंग मेंबर शुड सीक इन्फॉर्मेशन सच एज। अब देखो जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होते हैं, तो अब देखो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसमें क्या होता है कि अब जैसा कि आप अपने क्लाइंट को पहचानोगे कैसे, कि पता कैसे चलेगा कि आपका क्लाइंट किस तरह का सिक्योरिटी में इंटरेस्टेड है, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, कितना आपका जो क्लाइंट है वो रिस्क ले सकता है, कितना नहीं ले सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, किससे, अपने नो योर क्लाइंट फॉर्म से। जैसे कि इन्वेस्टर रिस्क प्रोफाइल है, हम उसमें हम उससे पता करवाते हैं अपने इन्वेस्टर से कि आप कितना रिस्क जो है वो यहाँ पे ले सकते हो फाइनेंशियली, आप अपनी प्रोफाइल हमें बता दो कि आप फाइनेंशियली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर वीक हो, ताकि उस हिसाब से हम आपकी जो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट वो करवा सकें। ठीक है, अब इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, इनकम, पैन नंबर, एम्प्लॉयमेंट, एज, इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस। यानी कि हमें बोला है कि जब हमारा नो योर क्लाइंट फॉर्म जो यानी कि KYC जब हमारा रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी, तो जो ट्रेडिंग मेंबर जो क्लाइंट है इन दोनों के बीच में क्या ले जाता है, हमसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। जो ट्रेडिंग मेंबर है वो इन्फॉर्मेशन लेता है अपने क्लाइंट से कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आप फाइनेंशियल आपका प्रोफाइल कैसा है, अपने फाइनेंशियली आपके पास पैसा कितना है, आप कितना मतलब बैकवर्डली आप कितना बैकअप हमें दे सकते हो एज अ प्रोफाइल, यानी कि फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रॉन्ग या वीक है ना। दूसरा इन्वेस्टर आइडेंटिफिकेशन डिटेल, इन्वेस्टर्स के बारे में डिटेल, जैसे कि आपका एड्रेस, इनकम कितनी है, पैन नंबर, एम्प्लॉयमेंट यानी कि आप किस तरह का काम करते हैं, आपकी उम्र, आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्सपीरियंस, आपकी ट्रेडिंग प्रेफरेंसेज, आप कौन सी सिक्योरिटीज में ट्रेड करना प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्या करते हैं अपने नो योर क्लाइंट फॉर्म में सारी चीज़ें हम अपने इन्वेस्टर से ले सकते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपने इन्वेस्टर के बारे में जान सकें। द TM हैज़ टू ऑब्टेन रिसेंट पासपोर्ट साइज photographs of the partners, whole-time directors, individual promoters holding 5% or more, either directly or indirectly in the shareholding of the company, and of person authorized to dealing in securities, and each of the client in the case of individual clients. The TM should also take proof of identification and address of the client. In-person verification should be done by the trading member staff. Name and signature of the person doing in the person verification together with the stamp of the trading member should be there on the KYC फॉर्म। यानी कि अब यहाँ पे क्या बोला कि जो भी हमारी आइडेंटिफिकेशन है, जो भी हम ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, है ना, अपने ट्रेडिंग मेंबर्स सॉरी अपने क्लाइंट्स से, जो ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या करता है, जो भी प्रूफ्स हैं, जो भी आइडेंटिफिकेशन है, जो भी एड्रेसेस हैं, वो सारी चीज़ें जिसकी उसे ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने इन्वेस्टर को समझ सके, तो उसका ट्रेडिंग मेंबर स्टाफ, नेम, सिग्नेचर, जो भी क्लाइंट है उसके बारे में सारी चीज़ें क्या कर अपने KYC फॉर्म में सबमिट करवा लेता है। तो ये इस पैराग्राफ में इतना ही था। देखो आगे बात करें, आगे क्या दिया है, अंडर मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट MCA ट्रेडिंग मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्लाइंट aware of a trading trading segment to which trading member is admitted. B, particular of SEBI registration number. C, the precise nature of the trading member's liability for business to be conducted. D, basic risk involved in the trading of the exchange, equity and other instrument, including any limitation of the liability and the capacity in which the trading member acts. ठीक है, आगे क्या दिया है, एक मिनट इसे रेज कर लेते हैं। ठीक है, इसे पूरा पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सेस द रिस्क इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू इशू रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट RDD in such format as may be prescribed by the exchange from time to time and should obtain the same from this
from his constituent duly signed. A stockbroker should not deal knowing directly or indirectly with a client not who default to another stockbroker. There is no limit on number of client for a trading member. Copy of the client registration document is required to be sent to the client. Trading member must ensure periodic review of the client financial information and client database. तो इसमें क्या बोला है कि देखो जो हमारा अंडर मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट है, ये रहा अंडर मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट MCA, इसमें क्या होता है यहाँ पे ये अपने इन्वेस्टर्स यहाँ पे जो क्लाइंट आता है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है कि जब आप ट्रेडिंग सेगमेंट में यहाँ पे हमारे साथ ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेडिंग सेगमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, जो इसमें ट्रेडिंग मेंबर जो है आपका वो आपको एडमिट करेगा। दूसरा कि जो हमारे सेबी से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सारी चीज़ें वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को दी जाती है। थर्ड में दिया है कि ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड जो भी हमारा बिजनेस कंडक्ट है उसके नेचर के बारे में बता दिया जाता है कि ये चीज़ किस तरह से काम करती है, कितना रिस्क और कितना रिटर्न यहाँ पे हमें जनरेट करके देती है, तो वो सारी लायबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं। डी में दिया है बेसिक रिस्क, यानी कि जिस भी ट्रेडिंग जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, जिस भी सिक्योरिटी में हम ट्रेड कर रहे हैं, जो भी हमारी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड जो भी हमारा रिस्क इन्वॉल्व है वो सारी चीज़ें भी हम अपने क्लाइंट को बताते हैं, है ना। अरे मेरा इरेजर, ठीक है। अपना जो भी हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारा रिस्क रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपने क्लाइंट को बताते हैं। और यहाँ पे जो भी लिमिटेशंस होते हैं हमारी सिक्योरिटी की कि ये सिक्योरिटी इतने टाइम के लिए है, ये इसके बाद काम नहीं करती, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने क्लाइंट को देते हैं, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं। आगे में क्या दिया है, आगे में हमें दे रखा है कि देखो अगर हम क्या करते हैं, एक मिनट, इन ऑर्डर टू एसेस द रिस्क इन्वॉल्व, हाँ जो हमारा ट्रेडिंग, हाँ जो भी हमारा रिस्क इन्वॉल्व होता है हमारी ट्रेडिंग में वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपने इन्वेस्टर के सामने डिस्क्लोज करके रखते हैं, उसे बता के रखते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा रिस्क है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। और हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्सचेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड शुड ऑब्टेन द सेम फ्रॉम हिज, ठीक है। ओहो इतना इरेज करो पहले से। तो आगे में क्या दे रखा है, आगे दे रखा है स्टॉक ब्रोकर, हाँ जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है शुड नॉट डील नोइंगली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद द क्लाइंट हु डिफॉल्ट्स अनदर स्टॉक ब्रोकर, देयर इज नो लिमिट, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर होता है ना, अब जैसे कि हमारा ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर मैंने आपको बता रखा है, तो यहाँ पे कितने भी सब ब्रोकर स्टॉक ब्रोकर रख सकता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि जो ट्रेडिंग मेंबर है उसके पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती कि आप सिर्फ इतने क्लाइंट्स को ही देख सकते हो। ट्रेडिंग मेंबर कितने भी क्लाइंट्स को यहाँ पे अटेंड करके उनका काम करवा सकता है, तो लिमिटलेस क्लाइंट हो सकते हैं एक ट्रेडिंग मेंबर के पास। तो आगे हमें क्या बोला है कि जो हमारा कॉपी ऑफ क्लाइंट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड टू द क्लाइंट, यानी कि जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने क्लाइंट को भेजना पड़ेगा। यानी कि एज अ ट्रेडिंग मेंबर जब आप क्या कर रहे हो अपने क्लाइंट को अटेंड कर रहे हो तो क्लाइंट का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो हम यहाँ पे क्या दिया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमने दिया रखा है कि व्हाट इज यूनिक क्लाइंट कोड, UCC क्या होता है। तो सेबी हैज़ मेड इट मैंडेटरी for all trading member broker to use unique client code for all clients. Broker are required to collect and maintain the permanent account number PAN allotted by income tax department for all their clients. Brokers should verify the document with respect to the unique client unique code and retain a copy of the document. They are also required to provide the PAN and UCC of their client to the stock exchange clearing corporation, and these details have to be updated before placing order for the client. The stock exchange are also required to maintain a database of client डिटेल्स सबमिटेड बाय द ब्रोकर। तो देखो इसमें क्या दिया है कि यूनिक क्लाइंट कोड क्या होता है। अब देखो अब यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो अपना पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, है ना। अब ये बहुत सारी सिक्योरिटीज़ भी खरीदते हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सिक्योरिटी कौन सी है। तो हमारी सिक्योरिटी का अलग क्या होता है, यूनिक क्लाइंट कोड होता है। हर एक क्लाइंट के लिए अपना उनका एक अलग अलग क्लाइंट कोड होता है। तो अब जब आप क्या करते हो ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास क्या होता है, आपको खुद का एक क्या मिलता है, एक क्लाइंट कोड मिलता है। तो जितने भी ब्रोकर हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारा पैन होता है यानी कि पैन कार्ड जो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दे रखा है अपने सभी अपने क्लाइंट्स को, तो जो ब्रोकर है वो क्या करता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबको और जो हमारा यूनिक क्लाइंट कोड है उन सब की कॉपी को क्या करता है, एक्सचेंज के सामने यहाँ पे रख के रखते हैं। यानी कि जो भी हमारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होता है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के पास होते हैं। जैसे कि हमारा जो UCC यूनिक क्लाइंट कोड और जो हमारा पैन कार्ड होता है, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमारे स्टॉक एक्सचेंज के पास में होती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास में होती है, ताकि हम क्या कर सकें, आराम से अपना स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग कर सकें। अभी हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो अपना नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट में दिया है व्हाट इज मार्जिन फ्रॉम द क्लाइंट्स, यानी कि जो मार्जिन है ये क्या है, इसे समझ लेते हैं एक बारी। यहाँ अगर हम ध्यान देखिए जो मार्जिन फ्रॉम क्लाइंट्स है इसके बारे में क्या दे रखा है, तो देखो पढ़ते हैं ऐसे। मेंबर शुड हैव अ प्रूडेंट सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम
client default, margins are an important element of such a system. The policy of risk management addressing the margin requirement should be well documented and be made accessible to the client and the stock exchanges. In capital market segment, however, the quantum of these margins, the forms, and the mode of collection and are left to the discretion of the member. The margin so collect is kept separately in the client bank account, client beneficiary account. In case of default, they are utilized for making payment to the clearing corporation for margin and settle with respect to that client. यहाँ देखो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन यहाँ पे हमारी एक अमाउंट होती है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. देखो जो मार्जिन फ्रॉम द क्लाइंट है, यानी कि हम क्लाइंट से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, रिस्क मैनेजमेंट कर सकें. यानी कि अब जो हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो दो पार्टीज होती हैं, एक जो खरीद रही है, दूसरी जो बेच रही है. तो अब ये जो सिक्योरिटीज़ का खरीदना और बेचना चल रहा है, अगर कोई सिक्योरिटी देने से कभी मना कर दे तो उससे हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे अपने दूसरे इन्वेस्टर को. तो इसमें क्या होता है, हम एक मार्जिन पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं अपने दोनों इन्वेस्टर से. जो हमें सिक्योरिटीज़ दे रहा होता है उससे हम एडवांस में थोड़ी सी सिक्योरिटी ले लेते हैं, और जो हमें फंड दे रहा होता है उससे हम एडवांस में थोड़ा सा फंड ले लेते हैं, ताकि क्या हो, अगर इन केस फ्यूचर में चल के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमारी एक सिक्योरिटी 100 रुपये की है और वो 2 दिन के बाद अगर 120 रुपये की हो जाए तो जो इन्वेस्टर है वो तो बेचेगा ही नहीं अपनी सिक्योरिटी को. तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों से ही सिक्योरिटी और पैसा दोनों सा इन्वेस्ट मतलब पहले से ही एडवांस में रख लेते हैं, ताकि अगर हमारा पैसा थोड़ा सा एडवांस में रहेगा तो वो देने से मना नहीं करेंगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, मार्जिन का यूज़ करते हैं ताकि हम रिस्क को मैनेज कर सकें और जो हमारा ट्रेडिंग है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए और यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर को या फिर जो हमारा डीलिंग चल रही है उसमें कोई भी परेशानी ना आए. तो आई होप आपको मार्जिन यहाँ पे समझ में आई होगी. अब जब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, तो ऑर्डर्स को हम किस तरह से, यानी कि जो हमारी सिक्योरिटीज़ है उसको हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं. तो यहाँ क्या दिया है, वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर एन ऑर्डर टू बी प्लेस्ड और एनी ऑफ हिज ऑर्डर टू बी मॉडिफाई आफ्टर द ऑर्डर हैज़ एंटर्ड द सिस्टम but has not been traded. The trading member may, if it so desire, obtain order placement modification details in writing from the constituent. The trading member should accordingly provide the constituent with the relevant order confirmation modification slip or copy theory of forthwith if so required by the constituent. तो यहाँ में एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर में क्या दे रखा है कि जैसे अगर हम किसी ऑर्डर को क्या कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, लेकिन अब हमें उस ऑर्डर में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसे किस तरह से चेंज कर पाएंगे. यानी कि जैसे हमने कोई ऑर्डर दिया लेकिन वो अभी तक, हमने ऑर्डर दे दिया है लेकिन वो अभी तक सेटल नहीं हुआ या फिर उसकी ट्रेडिंग नहीं हुई है, तो उसमें जो चेंजेस करने होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स के अंदर आता है. तो यहाँ ध्यान दो, वेयर द कॉन्स्टिट्यूएंट रिक्वायर्स एनी ऑफ हिज ऑर्डर टू बी कैंसल आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन एंटर्ड इन द सिस्टम बट हैड नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, द ट्रेडिंग मेंबर में if it so desire obtain the order cancellation detail in the writing from the constituents. The trading member should accordingly provide the constituent with the relevant order cancellation details forthwith if so required by the constituent. The trading member may, if it is required, if its desire, obtain in writing the delivery and payment requirement in any instruction of an order that is received from the constituent. तो यहाँ में क्या बोला है कि अगर हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया, अपना कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी ट्रेडिंग हमने करी और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम अपने ट्रेडिंग मेंबर से कह के क्या कर सकते हैं, अगर हमने वो सिक्योरिटी को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया, यानी कि अभी तक वो जो सिक्योरिटी हमने ली थी अभी उसने ट्रेड नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग मेंबर को बुलवा के क्या कर सकते हैं, जो हमने ऑर्डर दिया है, इसमें देखो हमें क्या दिया है कि अगर हम अपना ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो हम ट्रेडिंग मेंबर की जो अपने हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो क्या करें, अभी जो हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया है उसे एग्जीक्यूट होने से पहले क्या कर सके, वो उसे कैंसिल कर सके. तो कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पे अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी हमें डिटेल्स देनी होती हैं, अपने जो भी हमें डिटेल्स हैं अपने उस ऑर्डर से रिलेटेड, तो उसकी कैंसिलेशन डिटेल्स हमें अपने ट्रेडिंग मेंबर को प्रोवाइड करनी पड़ती है, ताकि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या कर सके, उन डिटेल्स को रिसीव करने के बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर सके. तो ये देखो यहाँ पे हमारा हो गया. आगे क्या दिया है, आगे दे रखा है where a trading member receive a request for order modification or order cancellation from the constituent, it should duly bring it to their notice that if the total order result in a trading in the meantime the request for modification or cancellation cannot be executed. यानी कि अब जो भी, अब ज़रूरी नहीं कि हमें अपना ऑर्डर कैंसिल ही करना है, अगर हम अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो भी हम अपने ट्रेडिंग मेंबर की हेल्प लेके उसे डिटेल्स प्रोवाइड करा के अपना ऑर्डर को मॉडिफाई करा सकते हैं. तो हमारा जो ट्रेडिंग मेंबर है उसे हमें एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है कि हमारा ऑर्डर या तो मॉडिफाई कर दो या फिर कैंसिल कर दो, तो उसकी जो भी डिटेल्स है वो हमसे प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन अगर क्या है, अगर हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो गया है, उसके बाद अगर हम कैंसिलेशन या फिर मॉडिफिकेशन का
रिक्वेस्ट या फिर एप्लीकेशन उसे दे रहा है तो फिर वो काम नहीं आती, क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन थी वो पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये हमारा यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था व्हाट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ क्या दिया है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट हमारा 10th क्लास में भी था, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में दे रखा है, इसे पढ़ लेते हैं। क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट नोट इज अ कन्फर्मेशन ऑफ ट्रेड डन ऑन अ पर्टिकुलर डे फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। A stockbroker should issue a contract note to his client for trade, purchase, sale of securities. The contract note should contain name and address, registered office address as well as dealing office address of the trading member, the SEBI registration number of the trading member, details of trade, order number, trade number, order time, order trade time, security name, quality, quantity, ट्रेड प्राइस, ब्रोकरेज, सेटलमेंट एंड नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है इसमें हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी होती है। यानी कि जो हमारा क्लाइंट है जो क्या कर रहा है, अपनी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है, अपनी सिक्योरिटीज़ में बायर और सेलिंग कर रहा है, तो वो उसे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। यानी कि आपने जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स की हैं या फिर जो भी आपने यहाँ पे काम किया है अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन का क्या मिलता है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है जो आपको ट्रेडिंग मेंबर आपको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। विद इन 24 आवर्स आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है। तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है इसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है कि ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि आपका ट्रेडिंग मेंबर कौन है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स, है ना, आपका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर, और जो आपका ऑर्डर नंबर है, यानी कि आपने जो भी आपकी सिक्योरिटी का ऑर्डर नंबर था वो, आपका ट्रेड नंबर, आपने किस टाइम पे अपनी ट्रेड को कंटिन्यू किया, आपका सिक्योरिटी नेम क्या था, ब्रोकरेज यानी कि जो आप अपना पैसा अपने ब्रोकर को देते हो वो, है ना, और जो भी डिटेल्स जो भी और रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी डिटेल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आगे क्या दिया है, एज पर रेगुलेशन 18 ऑफ द सेबी स्टॉक ब्रोकर एंड सब ब्रोकर रेगुलेशन 1992 द ट्रेडिंग मेंबर शुड प्रिजर्व द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू फॉर अ मिनिमम ऑफ 5 years. The trading member should ensure that first contract note is issued to a client within 24 hours and should be signed by the trading member or by an authorized signatory ट्रेडिंग मेंबर। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हमारा जो सेबी एक्ट है 1992 रेगुलेशंस के हिसाब से जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है वो क्या करता है, उसने आपको अपना एक कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रोवाइड किया, एज वेल एज वो उसकी एक और कॉपी अपने पास रखता है मिनिमम 5 years के लिए। यानी कि आपको जो भी आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट था वो आपके पास भी रहता है और आपके ट्रेडिंग मेंबर के पास भी रहता है। अब इसमें पहला पॉइंट में क्या दिया है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में या तो आपके ट्रेडिंग मेंबर के साइन होते हैं या फिर जो भी ऑथोराइज कोई और ट्रेडिंग मेंबर है उसके साइन आपको मिलते हैं। बी पॉइंट में दिया है कॉन्ट्रैक्ट नोट आर इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो सेबी ने और एनएससी ने प्रोवाइड कर रखा है उसी फॉर्मेट में आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है। तो यहाँ में क्या दिया है, थर्ड पॉइंट में दे रखा है स्टैम्प ड्यूटी इज पेड, यानी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट है उस पर जो स्टैम्प लगाई जाती है उसका पैसा आपको देना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, यहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है, यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पेड होती है। फोर्थ हमारा लास्ट पॉइंट क्या दिया है हमें, ऑल स्टैट्यूटरी लीव्स आर शोन सेपरेटली इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट, यानी कि जो भी आपकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होती है, अलग अलग सेपरेट करके आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो पूरा टॉपिक था ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या दिया है, व्हाट इज ड्यूरेशन फॉर पेमेंट डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटी टू द क्लाइंट, यानी कि कितने टाइम के अंदर अंदर, कितने ड्यूरेशन के अंदर अंदर हम अपने क्लाइंट को कोई भी पेमेंट या फिर सिक्योरिटीज़ की डिलीवरी कर सकते हैं। सो एवरी ट्रेडिंग मेंबर शुड मेक पेमेंट टू हिज क्लाइंट और डिलीवर द सिक्योरिटी परचेज विद इन 1 working day ऑफ पे आउट अनलेस द क्लाइंट हैज़ रिक्वेस्टेड अदरवाइज। यानी कि जो हमारा ट्रेडिंग मेंबर है, जैसे अगर आप सिक्योरिटी खरीद रहे हो या फिर आप सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हो, तो जो भी की पेमेंट आपको मिलेगी या फिर जो आपकी सिक्योरिटीज आपको डिलीवर होंगी वो विद इन 1 working day यानी कि एक दिन के अंदर अंदर आपको मिल जानी चाहिए। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपने क्लाइंट को या फिर जो क्लाइंट है वो अपने ट्रेडिंग मेंबर को रिक्वेस्ट भी दे सकता है कि मेरी ट्रेडिंग जो सिक्योरिटीज़ हैं या फिर जो आपकी पेमेंट है वो आपको डिलीवर नहीं हुई है तो मुझे डिलीवर कर दी जाए। तो विद इन 1 day आपको जो है आपकी जो सिक्योरिटीज़ हैं जो पेमेंट है वो आपको डिलीवर कर देते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया है व्हाट इज़ ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज क्या होती है, द मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेबल बाय टीएम in respect of trade affected in the securities admitted to dealing on the CM segment of the exchange is fixed at 2.5% of the contract price. Exclusive of statutory leaves,
This maximum brokerage is inclusive of sub brokerage. The brokerage should be identified separately from the price in the contract note. The trading member may not share brokerage with a person who is a trading member or an employment of another trading member. यहाँ पे मैं क्या बोला कि ब्रोकरेज क्या होती है, जैसे कि आप अगर अपना ब्रोकर से काम करवा रहे हो तो जो ब्रोकर है वो फ्री में काम नहीं करता, आपको उसे कुछ पेमेंट देनी पड़ती है। तो जो आप उसे पेमेंट दे रहे हो एज आ उसकी सैलरी जो होती है उसकी, वो क्या होती है, ब्रोकरेज होती है। तो ब्रोकरेज कितनी होती है, अब वो आपसे 50% पैसा नहीं मांग लेगा। आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट नोट यानी कि जो भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, यानी कि जो भी आपने सिक्योरिटी में डीलिंग करी, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके बाद जो भी आपका प्राइस बनता है उसमें से 2.5% आपको क्या देनी पड़ती है, ब्रोकरेज यहाँ पे देनी पड़ती है। अब इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि आपके पास क्या है, 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की प्राइस है 50 रुपये। सो व्हाट इज़ द मैक्सिमम ब्रोकरेज, तो यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम ब्रोकरेज यानी कि आपका जो ब्रोकर है वो कितना चार्ज कर सकता है आपसे, तो वह 2.5%। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2.5% को मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो मैं मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। 2.5% को यहाँ पे क्या करोगे, आपके 10,000 शेयर्स थे जिनकी एक की प्राइस कितनी थी, 50 रुपये। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हो यानी कि 2.5 इंटू 10,000 इंटू 50, तो आपका आंसर आता है 12,500। तो यानी कि आपका जो भी अब आपका टोटल आपका 10,000 इंटू 50 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका परसेंटेज यहाँ पे जो ब्रोकरेज की है वो कितनी है, 2.5%। यानी कि आपका 12,500 रुपये किसको आपको देना पड़ता है, वो आपको अपने ब्रोकर को देना पड़ता है। जो आपकी हेल्प करी है काम कराने में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसे ब्रोकरेज पे करनी पड़ती है। तो आई होप आपको ये ब्रोकरेज समझ में आएगा कि यानी कि एज अ सैलरी यहाँ पे आप जो काम करते हैं वो क्या होती है, हमारी ब्रोकरेज होती है। अब ब्रोकरेज आपको समझ में आई, ये ब्रोकर के लिए उसकी सैलरी होती है। आगे देखें अगर हम, तो आज का लास्ट टॉपिक क्या दे रखा है, आज का लास्ट टॉपिक है वाई इज अ सेपरेटेड बैंक अकाउंट नीडेड फॉर क्लाइंट एंड ब्रोकर। यानी कि जो क्लाइंट है और ब्रोकर है उन दोनों के लिए अलग अलग एक सेपरेट अकाउंट क्यों ज़रूरी है और उसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रखा है कि जो हमारा क्लाइंट और जो ब्रोकर है उन दोनों के बैंक अकाउंट क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। यानी कि उन दोनों के बैंक अकाउंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसा क्यों, तो इसे रीड करके हम समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों बोल रखा है। तो देखो इसमें क्या दिया है, द ट्रेडिंग मेंबर शुड मेंटेन सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर क्लाइंट्स फंड एंड ओन फंड। इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल ट्रेडिंग मेंबर to keep the money of the client in a separate account and their own money in a separate account. Fund should be transferred from the client account to the clearing account for the purpose of fund paying obligation and on behalf of the client and vice versa. In case of the fund payout, no payment for transaction in which the trading member is taking position as a principal is allowed to be made from the client account. तो यहाँ में क्या बोला कि जो हमारा क्लाइंट है और जो ब्रोकर है, अब देखो जो हमारा क्लाइंट होता है यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है या फिर जो सिक्योरिटीज़ खरीद रहा है वो, और जो ब्रोकर उसकी हेल्प कर रहा है सारी ट्रेडिंग परफॉर्म करने में, तो इन दोनों के जो बैंक अकाउंट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी ऑब्वियस सी बात है कि जो क्लाइंट का पैसा होता है वो अपने अकाउंट में अलग रखता है और जो ब्रोकर है वो अपना फंड जो है वो अलग रखता है, ताकि क्या हो, देखो अब जैसे कि अब आपको कोई भी सिक्योरिटी में ट्रेड करना है तो यहाँ पे जो है क्लाइंट को पैसा पे करना पड़ता है। अब ब्रोकर तो अपना पैसा देगा नहीं, तो अगर इन दोनों के अकाउंट सेम ही होंगे तो दोनों के ही पैसे कट रहे हैं, तो एक ही बात हो गई है ना कि दोनों ने अपना अकाउंट सेम ही कर रखे हैं, तो किसके में से पैसा कट रहा है दोनों को ही नहीं समझ आ रहा। अब एक क्लाइंट का बैंक अकाउंट अलग है, ब्रोकर का अलग है, तो क्लाइंट को जब अपनी कोई भी ट्रेडिंग परफॉर्म करनी है तो क्लाइंट अपना पैसा देगा ना, ब्रोकर क्यों अपना घर से पैसा लगाएगा। तो इसलिए इन दोनों के जो अकाउंट है वो कहना चाहिए बैंक अकाउंट जो है अलग अलग होता है, क्योंकि जब भी हमें सिक्योरिटीज़ में पे इन और पे आउट करना होता है, जब भी हमें सिक्योरिटी कोई खरीदनी होती है, तो जो क्लाइंट को है वो अपना पैसा यहाँ पे ब्रोकर को देना पड़ता है और ब्रोकर क्या करता है, आगे ट्रेडिंग को परफॉर्म करता है। तो इन दोनों के अकाउंट जो है बैंक अकाउंट जो है इसलिए अलग होने चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेग्रीगेशन ऑफ डीमैट बेनिफिशियरी अकाउंट्स। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।